बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ राजश्री। यूपी में बचे हुए 2 चरणों के चुनाव प्रचार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराजगंज और देवरिया में थे। इस मौके पर मोदी ने नोटबंदी के लिए खुलकर अपनी पीठ थपथपाई है। उन्होंने हार्ड और हार्ड वर्क का अंतर बताया है और साथ ही राहुल गांधी को समझाया है कि नारियल पानी होता है या नारियल में जूस होता है। ये साफ तौर पर राहुल गांधी को उन्होंने समझाया और विदेश में पढ़े अर्थशास्त्रियों पर जमकर तंज भी कसा है। लेकिन मोदी और उनकी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने जब नारियल जूस को लेकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया तो उनको ये महंगा पड़ गया है। और क्यों ये महंगा पड़ा है ये हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने तत्काल वीडियो जारी कर पलटवार करते हुए बताया कि दरअसल राहुल गांधी जूस की बात कर रहे थे जिसे बीजेपी नेता समझने में भूल कर बैठे। तो राहुल गांधी अमित शाह और मोदी के बीच जो ये बातचीत हुई है और जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप कहें या तंज और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया हुई है वो हम आपको दिखाएंगे। पूर्वांचल का पूरा माहौल हम आपके सामने रखेंगे। किस शहर में बना है दूसरा पीएमओ और मायावती क्यों कर रही हैं जीत का दावा और क्यों वो केंद्र सरकार को अल्पसंख्यक के विरोधी बता रही हैं ये हम आपको दिखाएंगे। यानी कि यूपी की सियासत पर हमारी पूरी नजर है और वहां के चुनावी माहौल का पूरा रंग पूरी तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। बिहार भी आपको ले चलेंगे जहां के एक मंत्री ने ऐसा क्या किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दे बैठे उसे नसीहत और बीजेपी मांग रही है उस मंत्री का इस्तीफा। हम आपको दिखाएंगे। ये प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर ने मुकदमों की सुनवाई टालने की वकीलों की कोशिशों पर कैसे नाराजगी जताई है और क्या कहा है इसको हम दिखाएंगे। और ये भी बताएंगे कि निजी बैंकों ने अकाउंट से निर्धारित मात्रा से ज्यादा पैसा निकालने पर क्यों किया है अतिरिक्त शुल्क वसूलने का फैसला। इससे कितना फर्क पड़ेगा आप पर और हम पर, इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। और साथ ही जारी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संग्राम, कैसे किस तरह से कहां पर ये आपको बताएंगे। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नरम पड़े रुख से क्या समझे भारत ये आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा बात इतिहास की भी होगी और बात एक बेहद प्रतिभाशाली निर्देशक की भी होगी, साहित्य की भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। छठे और 7वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए यूपी में नेताओं ने डेरा डाल दिया है। बीजेपी, बीएसपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के नेता घूम घूम कर प्रचार में जुटे हैं। सियासी तौर पर अहम इन दोनों ही चरणों में कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहता। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवरिया और महाराजगंज में थे। उन्होंने अपनी चुनावी रैली में सपा कांग्रेस गठबंधन के विकास को बिल्कुल झूठा बताया और उसकी कलई खोलने की बात की। उन्होंने कहा कि अखिलेश का काम नहीं बल्कि कारनामे बोल रहे हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों की मदद से अखिलेश यादव को विकास की जमीनी हकीकत के बारे में साफ तौर पर समझाया कि आखिर कहां पर है उत्तर प्रदेश। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण का और इस तेवर का विरोध तमाम दलों को करना था तो उन्होंने किया भी। मायावती ने भी जमकर जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी को और अखिलेश यादव ने भी। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहा है आज प्रधानमंत्री मोदी ने। यूपी में आखिरी 2 चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजगंज और देवरिया में चुनावी प्रचार किया। दोनों ही रैलियों में मोदी ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के जीत के दावों को खारिज किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बेमेल है और चुनाव में जनता इस गठबंधन को सबक सिखाएगी। यूपी सरकार के वेबसाइट का हवाला देकर पीएम मोदी ने अखिलेश यादव के विकास के दावों की हवा निकाली। कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है up.gov.in, ये यूपी सरकार खुद क्या कह रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है उत्तर प्रदेश में जिंदगी बहुत छोटी होती है और कब मर जाए कोई भरोसा नहीं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की हालत अफ्रीका में सहारा के रेगिस्तान जैसी है। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर भी सवाल उठाए।
एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे यूपी बेहाल, दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने यूपी को किया बेहाल। और जब चुनाव का बिगुल बजा तो बेहाल कहने वाले, बेहाल करने वाले दोनों गले मिल गए। भाइयों बहनों, ये लोग और ज्यादा बेहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? इन 2 रैलियों के अलावा पीएम मोदी बीजेपी और सहयोगी दलों के समर्थन में पूर्वांचल में 3 और चुनावी सभाएं करेंगे। 5 मार्च को मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस आरोप के बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे वो जो जानकारी तमाम दी थी तथाकथित तौर पे वो कहीं दिखी नहीं और उसे शायद बदल दिया गया हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने अर्थव्यवस्था के ताजा आंकड़े आने के बाद से न केवल अपनी पीठ थपथपाई बल्कि हार्वर्ड बनाम हार्डवर्क का जुमला गढ़कर एक ही वाक्य में अमर्त्य सेन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भी लपेटे में लेने की कोशिश की। उन्होंने इन अर्थशास्त्रियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो अपने हार्ड वर्क से देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में जुटे हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के जारी किए आंकड़ों के बारे में कहा कि पिछली सरकार भी CSO के आंकड़ों को आधार बनाती रही है और हमने भी वही आधार बनाया है और इन आंकड़ों के हिसाब से हमारी GDP बढ़ रही है। और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हार्वर्ड में पढ़ने से कुछ नहीं होता, दरअसल हार्ड वर्क से सब कुछ होता है। देखिए रिपोर्ट। जहां राहुल गांधी के दरबारी उनके सलाहकार बन गए हैं, वहीं पीएम मोदी के सलाहकार अब उनके दरबारी बन गए हैं। कोई उन्हें भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बेजा इस्तेमाल की बात कहने की हिमाकत नहीं कर पाता। नतीजा यह है कि महाराजगंज की चुनावी रैली में जनता जनार्दन को वो अपनी कड़ी मेहनत के बारे में जोश जोश में बड़ी बात कह गए। कोई कह रहा था 2% GDP कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% GDP कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवर्क का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्डवर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि बड़ी मेहनत के सामने किताबी ज्ञान पानी भरती है। अगर कड़ी मेहनत से ही सब कुछ होता है तो आर्थिक विशेषज्ञों, सलाहकारों का खर्च भी बचेगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बहाने मोदी नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन पर निशाना साध रहे थे। अमर्त्य सेन ने कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार और काले धन पर कोई रोक नहीं लग पाएगी, लेकिन पीएम को इससे राजनीतिक फायदा इसलिए मिल सकता है क्योंकि गरीब लोग इस बात से खुश होंगे कि अमीरों के बुरे दिन आ गए हैं। हो सकता है कि पीएम मोदी को अमर्त्य सेन से ज्यादा अर्थशास्त्र की समझ हो, लेकिन उनका पद इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अपनी तुलना अमर्त्य सेन से करें। पीएम मोदी जिन आंकड़ों के दम पर इतना दम भर रहे हैं वो सरकारी संस्था के आंकड़े हैं, लेकिन मोदी इन्हीं आंकड़ों के दम पर दम भर रहे हैं। सत्य बाहर आकर के रह गया तो अब क्या कह रहे हैं? आंकड़े कहां से आए? क्या पता ये आंकड़े सच है कि झूठ है? सभी सरकारों में आंकड़े जहां से आते हैं, हमारी सरकार में भी वहीं से आंकड़े आते हैं। सवाल नोटबंदी से नफे नुकसान का नहीं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का है। पिछले 2.5 साल से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि 2014 में मोदी सरकार के बनने से पहले देश में विकास का कोई अता पता तक नहीं था। पीएम मोदी हर भाषण में 70 साल का जिक्र छेड़कर खिल्ली उड़ाते रहे हैं, जबकि देश के अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे देश के पुरुषार्थ की खिल्ली उड़ाना बताया था। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। बहरहाल नोटबंदी का असर मुद्दा नहीं,
पीएम के बयान से संदेश ये जा रहा है कि वो अमर्त्य सेन से ज्यादा ज्ञानी हैं और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा और किताबी ज्ञान दिया जाता है और अनुभव के सामने ये ज्ञान बेमानी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये इसी अज्ञान का ही परिणाम है कि चंद हजार चोरों को पकड़ने के लिए आपने 125 करोड़ लोगों को और उनके पैसों को 2 महीने से ज्यादा वक्त तक बंधक बनाकर रखा था। दरअसल मामला बड़बोलेपन का है। पीएम मोदी अपनी तुलना कृष्ण से कर चुके हैं। उनके समर्थकों ने उन्हें शिवरात्रि पर शिव के अवतार के रूप में भी पेश किया है। वो सिख धर्म में भी अपना रिश्ता बताते हैं तो मां गंगा ने उन्हें बुलाया है और वे यूपी के गोद लिए बेटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। प्रधानमंत्री मोदी जिस परंपरा के नेता हैं, उस परंपरा में ही अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं और उनकी तरह से लाल कृष्ण आडवाणी आते हैं, मुरली मनोहर जोशी आते हैं, जो एक तरह से समग्रता के नेता माने जाते रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जो कि सबका विकास सबका साथ कहते हैं, उनके मुंह से जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत निराशा होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी शायद लंबे समय के बाद उभरे एक ऐसे नेता हैं जिनमें जननायक बनने की पूरी संभावना है। लेकिन वही जननायक जब इस स्तर पर उतरता है, जब दूसरों की नकल उतारने लगता है, जब दूसरों की खिल्ली उड़ाने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके इस नायकत्व पर कई बार शक व शुबा होने लगता है, जो कि शायद प्रधानमंत्री मोदी के जो फैंस हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को जो पसंद करने वाले हैं, वो काफ़ी हद तक पसंद इस बात को नहीं करते होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयानों को जनता के मनोविनोद का विषय तो बना ही लिया है। जब भी मौका मिलता है वो ज़रूर राहुल गांधी पर ऐसा निशाना साधते हैं कि राहुल गांधी बस तिलमिला कर रह जाएं। जैसे ही राहुल गांधी मुंह खोलते हैं, पीएम उनके अल्फाज को कैच कर लेते हैं। महाराजगंज की रैली में भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान का खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता को ये नहीं मालूम कि नारियल का जूस नहीं पानी होता है। उन्होंने इस बात पर भी चुटकी ली कि इस नेता को ये भी नहीं मालूम कि नारियल मणिपुर में नहीं केरल में होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है राहुल गांधी में कि पीएम का वो निशाना बन जाते हैं। वैसे कांग्रेस ने राहुल की रैली का वीडियो जारी करके साफ कर दिया है कि दरअसल राहुल गांधी अपनी रैली में नारियल नहीं, नारंगी जूस का जिक्र कर रहे हैं, जिसको समझने में बीजेपी नेताओं ने भूल की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी ने बस कुछ महज शब्दों को सुना और उसे कैच करके विपक्ष पर हमलावर हो गए, खासकर राहुल गांधी पर हमलावर हो गए? क्या उनका ग्राउंड वर्क जो है, बैकग्राउंड वर्क है, वो अच्छे से नहीं हुआ था? पृष्ठभूमि की जो तैयारी थी वो अच्छी नहीं थी? या फिर राहुल गांधी के अंदर भी वाकई कुछ ऐसी चीज़ है कि वो कई बार लोगों के लिए हास्यास्पद हो जाते हैं? अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में बोलने की वजह से राहुल गांधी के साथ कॉमेडी ऑफ एरर हो रही है, लेकिन उन्होंने भी ठान लिया है कि वो गलतियां कर कर के ही सीखेंगे, वो भी सार्वजनिक मंच पर। हो सकता हो कि उनके दरबार में कोई उन्हें गलत बताने की हिमाकत करता ही ना हो, लेकिन कांग्रेस के युवराज की ये गलतियां मोदी के लिए मीठी चुटकियां बन जाती हैं। लिहाजा मेड इन मणिपुर नारियल के जूस की बात सुनकर मोदी की उपहास प्रियता ने ये मौका भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस के एक ऐसा नेता है, बड़े कमाल के नेता है, उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है नींबू का जूस होता है, संतरे का जूस होता है, मौसम्बी का जूस होता है। भाई नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में नारियल की बजाय नारंगी के जूस का जिक्र किया था। यहां आप नींबू उगाते हो, नारंगी उगाते हो, पाइनएप्पल उगाते हो। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए, कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। हालत तो ये है कि मोदी के भाषण लेखक उन्हें रैली वाले इलाकों की छोटी से छोटी जानकारी बड़ी तफसील से देते हैं, वहीं राहुल बगैर किसी तैयारी के भी शुरू हो जाते हैं।
17 वर्ष विदेश में रहने की वजह से उन्हें जमीनी जानकारियां भी कम है। इस बार वे बगैर तैयारी के मणिपुर पहुंच गए थे। हाल ही में मुरादनगर की रैली में भी आमों को मेड इन लखनऊ बोलकर हंसी का पात्र बने थे। कि वही व्यक्ति जो चीन में मुझसे बात कर रहा था, मैं चाहता हूं एक दिन वो जाए मार्केट में, आम खरीदे, आम खरीदने के बाद कहे बड़ा स्वादिष्ट आम है, डब्बे में देखे मेड इन लखनऊ। इससे पहले भी उन्होंने चिप्स की बजाय आलू की फैक्ट्री लगाने की बात कहकर लोगों को खूब हंसाया था। मोदी अभी तक उनका वो बयान नहीं भूल पाए हैं। आप कह रहे हो कि यहाँ आलू की फैक्ट्री लगवाओ, आप कह रहे हो कि यहाँ पे किसान की मदद करो, अंत में मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं, जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता है जो आपके पास वोट मांगने आए हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आलू खेत में होता है कि आलू फैक्ट्री में होता है। शायद राहुल के स्क्रिप्ट राइटर ने उन्हें रेडीमेड फॉर्मूला दे दिया है और वो स्थानीय जानकारी को उसी फॉर्मूले में रखकर पेश कर देते हैं। और जब ऐसे मौके मिले तो कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में जुटी बीजेपी अपने पक्ष को भुनाने की कोशिश करती है। शीतकालीन सत्र में बोलने का मौका नहीं दिए जाने पर राहुल ने कहा था कि अगर वो सदन में बोलते तो भूकंप आ जाता। बाद में जब उन्होंने सहारा डायरी में गुजरात के सीएम के नाम से 14 करोड़ रुपए चढ़े होने का आरोप लगाया तो मोदी ने उनके भूकंप को हंसी में उड़ा दिया। पहले काले धन की बात की, वहां से काउंटरफिट की ओर बहुत दौड़े, काउंटरफिट के बाद कैशलेस में गए। आइए अंदर आइए, बात करिए हमारे साथ, हम करेंगे बात, आप करेंगे बात, देश को पूरा पता चल जाएगा। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. आखिर भूकंप आ ही गया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे। धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। कोई तो कारण होगा कि धरती मां इतनी रूठ गई होगी। जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव देखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है, तो सिर्फ मां नहीं, धरती मां भी दुखी हो जाती है और तब जाकर के भूकंप आता है। राहुल गांधी भी इस रणनीति को समझ गए हैं। वो कहते हैं मेरा मजाक उड़ाइए लेकिन जनता से जुड़े सवालों के जवाब जरूर दीजिए। राहुल जानते हैं कि उन्हें पप्पू बनाया जा रहा है, फिर भी वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी और नोटबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं मोदी कर्ज माफी के लिए यूपी में बीजेपी की सरकार बनाने की शर्त रख रहे हैं। बहरहाल लच्छेदार भाषण और जुमलों के इस्तेमाल के मामले में पीएम का कोई सानी नहीं है। अब जनता को तय करना है कि वो पीएम के बड़बोलेपन या राहुल के बचकानेपन में से किसको चुनती है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। और अगर आप राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का भाषिक विश्लेषण करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जहां राहुल गांधी कुछ शब्दों को एक वाक्य के अंदर कुछ शब्दों को भूल जाते हैं या फिर उनका वाक्य विन्यास सही नहीं होता, जिसकी वजह से कहना वो कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी चूंकि गुजरात से हैं तो उनका हिंदी उच्चारण कई बार काफ़ी अशुद्ध होता है। शायद इसी वजह से वो नारियल को नरियल कहते हैं। बहरहाल बीएसपी अध्यक्ष मायावती की बात करते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी पूर्वांचल में अपनी ताकत झोंक दी है। उन्होंने आज सोनभद्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपनी रैली में मायावती ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को भी नहीं बख्शा। मायावती ने उम्मीद जताई है कि यूपी में अगली सरकार बीएसपी की ही बनेगी और उत्तर प्रदेश पर बीएसपी ही राज करेगी।
छठे और सातवें चरण के चुनाव के लिए बीएसपी ने पूरा दम झोंक दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान मायावती बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने यूपी की बदहाली के लिए दोनों को जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने कहा कि इस बार यूपी की जनता गोद लिए हुए बेटे को नहीं, अपनी बेटी को सत्ता में लाएगी। अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहां अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है। मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ दावे और वायदे करते हैं, इसीलिए लोग अब बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी कहने लगे हैं। मायावती ने सपा सरकार के मुखिया अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि अखिलेश के शासन में यूपी में जंगल राज कायम है। राज्य में गुंडागर्दी, सांप्रदायिक तनाव, गुंडा टैक्स की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है और यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते प्रदेश में हमेशा यहाँ हर तरफ भय व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला पूर्वांचल में हार जीत से होता है। लिहाजा आखिरी 2 चरण के चुनाव पर सभी दलों की निगाहें टिकी हैं। नेता लगातार इस क्षेत्र में डेरा जमाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वैसे यूपी चुनाव के 5वें चरण में मतदान 60% के नीचे चले जाने से सभी राजनीतिक दलों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं और अनुमानों का खेल शुरू हो गया है। चाहे बीजेपी और कांग्रेस एसपी गठबंधन हो या फिर बीएसपी, सभी यह अंदाजा लगाने में जुटे हैं कि कम मतदान प्रतिशत का उनकी संभावनाओं पर कितना असर होगा। 5वें चरण में 11 जिलों की 51 सीटों पर 57.36% मतदान ही हुआ था, जबकि पिछले 4 चरणों में यह आंकड़ा 60% के ऊपर गया था। जाहिर सी बात है कि 57% मतदान होने से तमाम दलों के अंदर चिंता तो जरूर है, पर वो इसे दिखा नहीं रहे। पांचवें चरण में हुए कम मतदान ने सभी राजनीतिक दलों को सख्ते में डाल दिया है। हैरानी की बात यह भी है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी नेता वरुण गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी और सुल्तानपुर जैसे हाई प्रोफाइल जिलों में भी मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। खास बात यह है कि इन दोनों जिलों में 5वें चरण में हुए औसत मतदान से भी कम वोट डाले गए। अमेठी जिले में आंकड़ा 56.25% रहा, जबकि सुल्तानपुर में 56.35% लोगों ने वोट डाले, कम वोट डाले गए। अमेठी जिले में आंकड़ा 56.25% रहा, जबकि सुल्तानपुर में 56.35% लोगों ने वोट डाले। इन 2 जिलों के अलावा 6 अन्य जिलों में भी मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा। इनमें सिद्धार्थनगर 51.82%, संत कबीर नगर 52.31%, बलरामपुर 54.25% और गोंडा 56.73% रहा। इन जिलों में वोटरों की उदासीनता के चलते 5वें चरण का कुल मतदान प्रतिशत 60 से भी नीचे रहा। इन जिलों में औसत से भी कम वोट डाले गए। मतदान प्रतिशत कम होने के बाद सभी पार्टियां अपने प्रदर्शन के बेहतर होने की उम्मीद कर रही हैं। सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि उनके ही ज्यादा वोटर बूथों तक पहुंचे, जबकि प्रतिद्वंदी पार्टी के मतदाता ज्यादा संख्या में नहीं आ पाए। एसपी के सूत्रों का दावा है कि उनका कोर वोटर यानी कि यादव मुस्लिम राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक है और उसने बड़ी संख्या में वोट दिया है। बीएसपी के सूत्र यही दावा अपने दलित वोट बैंक को लेकर कर रहे हैं। दोनों पार्टियों का मानना है कि कम मतदान प्रतिशत बीजेपी के लिए चिंता की बात है। हालांकि बीजेपी नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि मतदान का प्रतिशत उन जिलों में कम रहा जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। वे इसके लिए सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बलरामपुर का उदाहरण दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता ये नहीं बता पा रहे कि फिर अच्छी मुस्लिम जनसंख्या वाले बहराइच जिले में मतदान का प्रतिशत 59.60 कैसे रहा। बीजेपी का ये तर्क सुल्तानपुर और फैजाबाद जिले के लिए भी सही नहीं लगता। दोनों जिलों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में बीजेपी नेता कर रहे हैं। सुल्तानपुर में पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट आई है। 2012 में यहाँ 68.60% मतदान हुआ था, जो इस बार सिर्फ 56.53% रहा है। फैजाबाद का भी कुछ यही हाल है। यहाँ मतदान प्रतिशत 2012 के 69.61 के मुकाबले घटकर 60.14% हो गया। फिलहाल सभी पार्टियां बाकी बचे हुए 2 चरणों में अपने वोटरों को चुनाव बूथ तक पहुँचाने के लिए की जा रही तैयारियों को और पुख्ता बनाने में जुटी हैं। उन्हें उम्मीद है कि बाकी बचे 2 चरणों में अच्छा मतदान होगा और उनके लिए लखनऊ की गद्दी का रास्ता प्रशस्त होगा। सचिन शर्मा, एपीएन।
लेकिन फिलहाल यूपी का चुनावी संग्राम अब पूर्वांचल की जमीन पर पहुंच ही चुका है। इस दौर पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। यही वो आखिरी 2 चरण हैं जो यूपी की सत्ता का सरदार तय करेंगे। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी इसी क्षेत्र में होने के कारण इस इलाके से बीजेपी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से जुड़ गई है। लिहाजा बीजेपी ने इस दौर के लिए यहां स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी है। मोदी सरकार के कई मंत्री कई दिनों से पूर्वांचल में ही डेरा डाले हुए हैं। पूर्वांचल में बीजेपी को बीएसपी और सपा से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। उधर यदि हम वाराणसी की बात करें तो वहां अब मिनी पीएमओ नहीं बल्कि बिग पीएमओ दिख रहा है। यूपी का सियासी दंगल अब पूरी तरह से पूर्वांचल में सिमट गया है। आखिरी 2 दौर का मतदान इसी इलाके में होना है। विकास की दौड़ में पिछड़ा पूर्वांचल जातीय गणित के लिहाज से भी बेहद उलझा हुआ है। यहाँ कोई भी पार्टी बार बार करिश्मा दोहराती नजर नहीं आती। साल 2007 में जहाँ इस क्षेत्र में मायावती को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया, जबकि 2012 में पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का डंका बजा और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इस बार जहां मायावती की बीएसपी इलाके में ताल ठोक रही है और जीत का दावा कर रही है, वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ को छोड़कर पूरे पूर्वांचल में विजयी पताका फहराने वाली बीजेपी अब विधानसभा चुनावों में भी उसी करिश्मे को दोहराने की कोशिश में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की वाराणसी सीट से सांसद हैं, लिहाजा पार्टी के ऊपर अपने प्रदर्शन को दोहराने का दबाव है। यही कारण है कि पूरा का पूरा मोदी मंत्रिमंडल यहाँ प्रचार के लिए मैदान में उतर आया है और वाराणसी इस समय दूसरा पीएमओ बन गया है। तमाम बड़े नेता हैं वो अब काशी पहुंच रहे हैं। अरुण जेटली हो, स्मृति ईरानी हो, नितिन गडकरी हो या फिर मनोज सिन्हा, सभी जो है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में डेरा डाल चुके हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ तमाम नेताओं ने यहाँ डेरा डाल दिया है। मोदी सरकार में शामिल यूपी कोटे के मंत्री और खासकर पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले मंत्री यहाँ लगातार गांवों की धूल फाक रहे हैं। जो बीजेपी की तरफ से जो प्रधानमंत्री की जनसभा यहाँ पर जो रखी गई है उसमें भीड़ पहुंचे पूरी तरीके से और एक ग्रैंड शो बीजेपी की तरफ से इसको प्लान करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसी के मद्देनजर तमाम जो बड़े नेता हैं वो वाराणसी पहुंच रहे हैं और लगातार जो है वो तैयारियों का दौर भी चालू है। पूर्वांचल को लेकर बीजेपी की तैयारी इस तरह से समझी जा सकती है कि देवरिया और महाराजगंज में रैली के बाद अब 3 मार्च को प्रधानमंत्री मिर्जापुर में होंगे, तो वहीं 4 मार्च को जौनपुर में चुनावी सभा को पीएम संबोधित करेंगे। 4 मार्च की शाम को मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और फिर 5 मार्च को काशी में उनका रोड शो होगा। यानी यूपी चुनाव के आखिरी दौर में वो सारे चुनावी रंग देखने को मिलेंगे जो अब तक देखने नहीं मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो उत्तर प्रदेश के हर सियासी हलचल पर हमारी पूरी नज़र है। उधर अब बिहार में भी उत्तर प्रदेश का इम्पैक्ट आ रहा है, खासकर मोदी का। बिहार के जूता कांड को लेकर आरोपी मंत्री ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन बीजेपी अपने रुख से टस से मस होने को तैयार नहीं है। बिहार के नीतीश सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता अब्दुल जलील मस्तान की पीएम मोदी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी और उनकी तस्वीर के साथ बदसलूकी के मामले को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बिहार विधानसभा में इसे लेकर बुधवार को काफी हंगामा हुआ। बीजेपी मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मंत्री और कांग्रेस नेता अब्दुल जलील मस्तान की घोर निंदा की है। एक ओर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय में हंगामा मचा है, तो दूसरी ओर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर शर्मनाक तस्वीर दिखाई दी। बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री अब्दुल जलील मस्तान की सभा में पीएम मोदी की फोटो के साथ बदसलूकी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्री की माफी के बावजूद बीजेपी इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। अगर मेरे बयान से या हमारे लोगों के बयान से किसी को ठेस लगी है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। संवैधानिक पद पर बैठा किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा अनादर नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए जलील मस्तान जी ने कहा कि कोई बयान उन्होंने दिया उससे अगर ठेस पहुंचा तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, सॉरी व्यक्त करते हैं। तस्वीरों में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बेशर्मी से भरा तो है ही, इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी घटना की निंदा की है और मंत्री से माफी मांगने को कहा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी घटना को निंदनीय बताया।
हालांकि बीजेपी की मांग है कि वो आरोपी मंत्री को बर्खास्त करें। बीजेपी ने इस मामले को लेकर सड़क से सदन तक हंगामा किया। इन सब चीजों से, ऐसे शब्दों से उनको परहेज करना चाहिए था और हालांकि मंच पे ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल जो भी है, अपने कोई भी बात करने का तरीका हो तो उसका एक तरीका होता है, लहजा होता है, उस लहजे में भी आप कह सकते थे। नीतीश कुमार से हम मांग करते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी जो की है और ऐसे लोग, ऐसे मंत्री को सरकार विलंब बर्खास्त करे। यदि सरकार बर्खास्त करने की घोषणा नहीं करती है तो सदन हम चलने नहीं देंगे, ऐसे लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे हम। दरअसल घटना 22 फरवरी की है, जब पूर्णिया जिले में मंत्री अब्दुल जलील मस्तान नोटबंदी के खिलाफ अपनी पार्टी कांग्रेस के जन वेदना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में मंत्री जी नोटबंदी की आलोचना कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। ऐसे किसी भी कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और ऐसे कामों के लिए जाहिर सी बात है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है जहां पर संवैधानिक पदों का ज़रा सा भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाए। देश विदेश की तमाम अन्य खबरों के लिए हम देख रहे हैं देश की बात, लेकिन फिलहाल देश में क्या कुछ और होता रहा देखिए नेशनल टॉप 5 में। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने राज्य का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने शायरी के साथ अपना बजट भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास दर 12.12% रहने का अनुमान है। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी खुशी दी है। काफी समय से चली आ रही कवायद के बीच 7वां वेतनमान देने की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बजट भाषण पेश करते हुए अप्रैल से एरियर का भी भुगतान करने की घोषणा की। अब 5 साल पहले नौकरी छोड़ने पर आपको ग्रेच्युटी का नुकसान नहीं होगा। पीएफ की तर्ज पर आपकी ग्रेच्युटी भी ट्रांसफर होगी। इसके लिए सरकार हर कर्मचारी को ग्रेच्युटी के लिए यूनिक नंबर अलॉट करेगी। लेबर मिनिस्ट्री इसके लिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अभी ग्रेच्युटी के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस होना अनिवार्य है। फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स कंपनियां प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इजाफा होना बताया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बिस्किट, साबुन और शैम्पू जैसी चीजें महंगी हो सकती है। कंपनियां 2 स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। पहला तो ये कि वो कीमत न बढ़ाकर प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम करे। दूसरा, वो कीमतों में 5 से 7% तक बढ़ोतरी करे। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में 1 मार्च का दिन शानदार रहा। भारत के जीतू राय ने पुरुषों के 50 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, तो वही भारत के लिए अमनप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। दोनों ही खिलाड़ियों ने इस वर्ल्ड कप को यादगार बना दिया। जीतू राय ने इससे पहले मिक्स ट्रैप में गोल्ड और 10 मीटर एयर पिस्टल में भी कांस्य पदक जीता था। मशहूर व्यंगकार और गुजराती के जाने माने लेखक तारक मेहता नहीं रहे। 87 साल के तारक मेहता काफी समय से बीमार थे। अहमदाबाद में उन्होंने आखिरी सांसें ली। सब चैनल पर आने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा तारक मेहता के कॉलम दुनिया ने अंधा चश्मा से प्रेरित है। दरअसल तारक मेहता ने गुजराती पत्रिका चित्रलेखा में 1971 में कॉलम शुरू किया था, दुनिया ने अंधा चश्मा, और उसी को सामयिक करते हुए यह सीरियल बना है। और आप देख रहे हैं देश की बात। APN अब आपको मौका दे रहा है सीधे तौर पर APN से जुड़ने का और साथ ही पत्रकार बनने का। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और आप हमारे इन सोशल लिंक्स को फॉलो करते हैं और आप हमसे जुड़ते हैं तो आपकी शूट किए गए वीडियो या आपकी कोई भी स्टोरी होगी वो हम ज़रूर अपने तमाम खबरों में शामिल करेंगे। हमारा ट्विटर लिंक है APN न्यूज़ इंडिया, यहाँ पर आप इसे फॉलो कर सकते हैं और DM के द्वारा यानी कि डायरेक्ट मेल के द्वारा आप अपनी स्टोरी, अपनी कहानी हम तक भेज सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक भेज सकते हैं, अपना वीडियो हम तक पहुंचा सकते हैं और उसे हम अपने खबरों में शामिल करेंगे यदि वो दिखाने लायक होती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643106027। यहाँ पर भी आप अपने वीडियोज़ हम तक भेज सकते हैं और उन्हें हम अगर वो दिखाने लायक हैं तो उन्हें हम ज़रूर अपनी खबरों में शामिल करेंगे। और APN न्यूज़ इंडिया हमारा फेसबुक पेज जिसे आप लाइक कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल ID है contact@apnlive.com। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संग्राम जारी है। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हुई हिंसा को लेकर देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी वर्ग 2 वर्गों में अब बंट गए हैं। इस हिंसा के लिए
एबीवीपी को जिम्मेदार बताते हुए डीयू की छात्रा गुरमेहर के सोशल मीडिया में विरोध की टिप्पणी पर बीजेपी सरकार के मंत्री जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं विपक्ष को भी इसी बहाने संघ और बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक, क्या देश को बांटने तक? एक शहीद की बेटी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे, ये उचित नहीं है। बिल्कुल जो लोग गुरमेहर कौर का समर्थन कर रहे हैं वो प्रो पाकिस्तानी हैं और ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। बात कहां से कहां पहुंच गई। एक शहीद की बेटी ने बोलने की आजादी को लेकर एबीवीपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर चंद लाइनें क्या लिख दी, बात पाकिस्तान तक पहुंच गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने तो मोर्चा ही खोल दिया। उसके बाद तो देशभक्ति के नाम पर शारीरिक और वाणी की हिंसा करने वालों ने सच्चे देशभक्तों के परिवारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानियां दी। गुरमेहर की पोस्ट पर वीरेंद्र सहवाग ने पहले तो मजाक किया, लेकिन बाद में उसकी तारीफ भी की। गौतम गंभीर ने तो खुलकर गुरमेहर को समर्थन दिया। बात कहां से कहां तक पहुंच गई। विपक्षी पार्टियां भी मैदान में उतर आईं। सीपीएम का आरोप है कि आरएसएस और संघ अपने राष्ट्रवाद को देश प्रेम से जोड़ते हुए ऐसी किसी भी बहस पर आग में घी का काम करते हैं। इसी बहाने वो आम लोगों को गुमराह करते हैं तो विरोधियों की होठबंदी करते हैं। विपक्षियों को हैरानी है कि महात्मा गांधी की हत्या के खिलाफ मिठाई किसने बांटी थी। हमारे देश का कानून का पालन करवाने के लिए संस्थाएं हैं, पुलिस से लेकर कई सारे, उनको अपना काम करने दीजिए। कौन देशभक्त है कौन नहीं है ये हमारा संविधान डिफाइन करता है, आपकी मनमानी नहीं। बात कहां से कहां तक पहुंच गई। बात उमर खालिद से शुरू हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेमिनार में जेएनयू के राष्ट्रद्रोह के आरोपी छात्र उमर खालिद को बुलाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उमर खालिद को जमहूरियत के फायदे तो चाहिए, लेकिन मुल्क के कायदे कानून पर यकीन और वतन परस्ती पर उनका रुख साफ नहीं। ऐसे में वाम दलों का उमर खालिद के बहाने बोलने की आजादी का नारा बुलंद करना बेमानी लगता है। अलगाववाद के हिमायतियों के लिए बोलने की आजादी की लड़ाई लड़ने से आम हिंदुस्तानी की हमदर्दी जीतना मुश्किल है, लेकिन गुरमेहर के बयान ने इस लड़ाई को बड़ा बना दिया। उसे बलात्कार की धमकी देने वालों ने नकली देश प्रेमियों का चेहरा उजागर कर दिया। रातों रात ऑनलाइन हमलावरों की फौज इंटरनेट पर उतार दी गई, लिहाजा सियासी दल भी अपनी हसरतें लेकर जंग में कूद पड़े। क्या बोलने और लिखने की जो आजादी है उसमें ऐसी बात कहने की भी आजादी है जिससे किसी को कथाकथित तौर पे ठेस पहुंचे, और अगर किसी को कथाकथित तौर पर ठेस पहुंचती है तो कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। हिंसा पे उतारू होना तो संविधान या कानून इजाजत नहीं देता। सेना की शहादत की आड़ में वोट बटोरने वाली पार्टी के छात्र संगठन अब देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, लेकिन देशभक्ति ऐसा नारा है कि इसके आगे हर तर्क, हर दलील बेमानी हो जाती है। राष्ट्रवाद की खाल ओढ़कर जितनी चाहे उतनी दहशत फैलाई जा सकती है, दिमाग के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है, गलत को सही बताया जा सकता है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि अभिव्यक्ति की आजादी और अलगाववाद के रास्ते अलग अलग हैं, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के नाम पर कोई भी समझौता किसी को मंजूर नहीं होगा। योगेश सोमकुमार, एपीएन। जाहिर सी बात है कि देश है तो हम हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी तभी है जब हमारा देश है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्राइवेट सेक्टर के लीडिंग बैंक एचडीएफसी ने बुधवार से होम ब्रांच में फ्री कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 4 कर दी है, जबकि देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई 1 अप्रैल से होम ब्रांच में हर महीने 3 से ज्यादा फ्री कैश ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा। यानी इन बैंकों में इससे ज्यादा कैश लेन देन पर हर ट्रांजैक्शन के लिए 50 से 150 रुपए तक का चार्ज आपको देना होगा। बैंकों के ये कदम कस्टमर पर बोझ बढ़ाने वाले बताए जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद अब आम आदमी पर और मार पड़ रही है। देश भर के तमाम निजी क्षेत्र के बैंकों ने सीमा से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन या निकासी पर ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने का बड़ा फैसला किया है। ये नया नियम 1 मार्च से लागू हो गया है। कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में नोटबंदी के बाद इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। सरकार की कोशिश इसके जरिए नकदी में होने वाले लेन देन को कम से कम करने की है। नियम के मुताबिक
अगर आप HDFC बैंक के खाताधारक हैं और ATM से ज्यादा निकासी करते हैं तो आपको 5वीं निकासी पर 150 रूपए का शुल्क भुगतान करना होगा। बैंक ने फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या 5 से घटाकर 4 कर दी है। वहीं नॉन फ्री ट्रांजैक्शन के लिए फीस को भी 50% बढ़ाकर 150 रूपए कर दिया गया है। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने भी कैश ट्रांजैक्शन पर फीस लगाने का फैसला किया है। ICICI बैंक के नए नियम के मुताबिक 4 ट्रांजैक्शन से ज्यादा करने पर न्यूनतम 150 रूपए प्रति ट्रांजैक्शन देने होंगे। एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, जो कि 1 लाख प्रति माह या फिर ब्रांच से 5वीं बार निकासी पर 150 रूपए या प्रति 1000 रूपए पर 5 रूपए का शुल्क वसूलेगा। आम लोगों की जेब सिर्फ यही नहीं कटेगी। देश का सबसे बड़ा बैंक SBI 1 अप्रैल से होम ब्रांच में हर महीने 3 से ज्यादा फ्री कैश ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में है तो आप महीने में 3 बार ही कैश ट्रांजैक्शन फ्री कर पाएंगे। इससे अधिक कैश ट्रांजैक्शन न करने पर आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए 50 रूपए और सर्विस चार्ज देना होगा। SBI ने 1 अप्रैल 2017 से ये नियम लागू करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और एक और चिंता की बात यह है कि अगर आपके पास 10 से ज्यादा बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट मिले तो अब आपको सजा हो सकती है। इसके लिए कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पिछले महीने इससे संबंधित एक्ट को संसद ने मंजूरी दी थी और 27 फरवरी को राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत कर दिए थे। तो यानी कि अब आपके पास बेहद कम वक्त है और आपने अभी तक अपने उन नोटों को नहीं बदला है तो अभी भी RBI में जाकर 30 मार्च के पहले आप इन्हें बदल सकते हैं यदि आपको मौका मिलता है, तो वरना आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। INLD अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला का पैरोल रद्द कर दिया है और उन्हें तुरंत समर्पण करने का निर्देश दिया है। चौटाला को 6 फरवरी को खराब सेहत और कुछ सामाजिक कारणों से पैरोल दिया गया था, लेकिन वह इस दौरान जनसभाएं कर रहे हैं जो पैरोल के नियमों के खिलाफ है। इसी को लेकर हाई कोर्ट ने पैरोल रद्द करने का आदेश दिया है। उधर इलाहाबाद में शियार्ट्स एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में मारपीट के आरोप में फंसे बाहुबली अतीक अहमद के मामले की जांच इलाहाबाद के पूर्व SP क्राइम इरफान अंसारी ही करेंगे। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को ये जानकारी दी है। कुछ दिन पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर इरफान अंसारी का तबादला इलाहाबाद में ही पुलिस मुख्यालय में कर दिया गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी पूछा था कि क्या उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर 6 मामलों में अतीक अहमद को निजी जमानत के खिलाफ अर्जी दी गई है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जांच की प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है। राज्य सरकार ने कहा है कि एक टीम बनाकर अतीक के मामलों की मॉनिटरिंग होगी। अब इसी महीने की 8 तारीख को मामले की सुनवाई होनी है। भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा खंडपीठ को बताया कि अतीक अहमद जो इस मामले में जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ जो हीनियस क्राइम के मामले इलाहाबाद जिला कचहरी में चल रहे हैं, उसमें 6 मामलों में उनकी जमानत अर्जी निरस्त करने के लिए अर्जी दाखिल कर दी गई है, जिसकी जो भी प्रगति रिपोर्ट होगी कोर्ट को अगली तिथि पर बताई जाएगी। अदालत की कुछ और खबरों के लिए नजर डालते हैं लीगल टॉप 5 खबरों पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के बैंक खातों, टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय रिकॉर्डों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है। हाई कोर्ट ने कहा कि जेटली के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के लेन देन और उनकी और परिजन की 10% की हिस्सेदारी वाली कंपनियों की जानकारी मांगने वाली केजरीवाल की याचिका बेवजह की पूछताछ और इसमें कोई दम नहीं है। 2G विवाद से जुड़े रतन टाटा और नीरा राडिया मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की CBI जांच की स्टेटस रिपोर्ट की मांग की याचिका खारिज कर दी है, लेकिन मामले से जुड़े कागजातों के लिए वक्त दे दिया। मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में छात्रों और पत्रकारों के साथ बदसलूकी और पिटाई का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट में पुलिस वालों के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की है। दोनों ही याचिकाकर्ता लॉ के छात्र हैं।
एनजीटी ने राजस्थान में भूमिगत जल की स्थिति पर अफसरों के टाल मटोल रवैये से नाराज होकर राज्य सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि इसकी भरपाई संबंधित अफसरों के वेतन से की जाए। यही नहीं, एनजीटी ने एक अधिकारी पर अलग से 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। न्यायाधिकरण उद्योगों पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने को लेकर एनजीटी यही नहीं रुका और उसने याचिका दाखिल करने वालों पर भी 1 लाख का जुर्माना लगाया, क्योंकि वो बीच में ही मुकदमा छोड़कर भाग गए। इस मामले की सुनवाई अब 15 मार्च को होगी। पंजाब की जेलों में बंद विदेशी कैदियों के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूरी तरह जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा कि पंजाब की जेलों में कितने कैदी बंद हैं और इनके खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज हैं, इन मामलों की स्थिति क्या है, वहीं जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है उनकी रिहाई के लिए क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट को पत्र लिखकर खुद संज्ञान लेते हुए कहा था कि जेलों में बंद कैदियों के हालात सुधारे जाने को लेकर कार्रवाई की जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संसद में पहला भाषण अब तक का पहला सहिष्णु भाषण था। उन्होंने अपने अब तक के शैली के विपरीत समझौतावादी रुख अपनाया और देश हित में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों को साथ आने का न्योता दिया। ट्रंप ने भारतीय मूल के इंजीनियर श्रीनिवास कुचिवोत्सला की हत्या पर भी संवेदना जताई, जो कि अभी तक का ट्रंप के यदि भाषणों को यदि आप देखें तो ट्रंप के भाषण काफ़ी आक्रामक होते हैं, लेकिन लगता है कि वक्त बीतने के साथ साथ उनके सलाहकारों ने ये सलाह दी है कि ट्रंप अब अपना एक ऐसा रुख दिखाएं जिसमें ऐसा लगे कि वो पूरे अमेरिका को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक महीने से कुछ ज्यादा पुरानी ट्रंप सरकार लगातार विवादों से घिरी रही है। विवादित इमिग्रेशन पॉलिसी से लेकर नस्ल भेद के आरोपों तक राष्ट्रपति ट्रंप विपक्ष के निशाने पर है। राष्ट्रपति बनने के बाद यूएस कांग्रेस को पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधित किया। इस दौरान अमेरिकी कांग्रेस ने कंसास में नस्ल भेद का शिकार बने भारतीय श्रीनिवास कुचिवोत्सला के लिए 1 मिनट का मौन रखा। ट्रंप ने इंजीनियर श्रीनिवास कुचिवोत्सला की हत्या पर संवेदना जताई। Recent threats targeting Jewish community centers and vandalism of Jewish cemeteries, as well as last week's shooting in Kansas City, remind us that while we may be a nation divided on policies, we are a country that stands united in condemning hate and evil in all of its very ugly forms. पिछले बुधवार की रात कंसास के एक बार में हुई गोलीबारी में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिवोत्सला की मौत हो गई थी। अमेरिका के पूर्व नौसैन्य कर्मी एडम पुरिंटन ने श्रीनिवास कुचिवोत्सला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले को नस्ल भेदी हमला माना गया था और इसे लेकर ट्रंप सरकार पर विपक्ष का भारी दबाव था। इंडियन के ऊपर जब अटैक हो जाता है, उससे पहले भी अटैक हुआ था जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थे। एक बुजुर्ग आदमी जा रहे थे और एक पुलिस ने उनको मारा और हॉस्पिटलाइज हो गए। तो इस टाइप का घटनाएं घटती रहती हैं यूएसए में। तो इसीलिए अभी अमेरिकन सरकार को इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी होगी, जल्दी से करनी होगी। अमेरिका में नस्ल भेद पर ट्रंप ने चिंता जताई तो इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवाद को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवाद को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगा। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को कट्टरपंथियों की पनाहगाह नहीं बनने दिया जाएगा। आतंकी संगठन आईएसआईएस को मिटाने की योजना पर भी अमेरिका काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। एक अच्छी खबर, दुश्मन की मिसाइलों से हिफाजत की दिशा में भारत ने एक और कदम बढ़ा लिया है। बंगाल की खाड़ी के अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया गया है। ये 1 महीने में इस तरह की मिसाइल का दूसरा टेस्ट था। वैसे आपको बता दें कि वैश्विक हथियारों की बिक्री पिछले 5 वर्षों में 1990 के बाद इस साल शीर्ष पर है और भारत इस सूची में पहले स्थान पर काबिज है, क्योंकि वह दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। इस बार के आम बजट में भी रक्षा के क्षेत्र में बजट में 10% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरहदों की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। पड़ोसी पाकिस्तान से निपटने और चीन की चालाकी का जवाब देने के लिए भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार मजबूत बनाने में जुटा है। इसी कड़ी में भारत जहां देश में ही रक्षा उपकरण बनाने में लगा है, तो वहीं सुरक्षा बलों के लिए जरूरी हथियार और साजो सामान की लगातार खरीद कर रहा है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे पहले भी DRDO इस तरह के परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुका है। इंटरसेप्टर मिसाइल एक ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। पिछले साल भी पूरी तरह से मल्टी लेवल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल करने के प्रयास के तहत भारत ने स्वदेशी सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसके अलावा भारतीय सेना ने विशेष बलों को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए कमर कस दी है। इसके लिए लंबित पड़ी सेना के आधुनिकीकरण से जुड़ी खरीद फरोख्त की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल्स, सामान्य मशीन गन, नाइट विजन डिवाइस जैसे सैन्य हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए टेंडर जारी किए हैं। अमेरिका, इजराइल, स्वीडन समेत कई देशों की कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। सबसे पहले सेना ने जून 2015 में म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों के ठिकानों को तबाह किया था। उसके बाद दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 में LOC के पार आतंकियों के लॉन्च पैड पर की गई थी। 13 लाख सैनिकों वाली भारतीय सेना में बेहद प्रशिक्षित स्पेशल कमांडो है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आप देख रहे हैं देश की बात। अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज 2017 के मार्च का पहला दिन है। जी हाँ, 1 मार्च है और 1 मार्च कई घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण है। जानिए कुछ ऐसी बड़ी घटनाओं के बारे में जो आज ही के दिन हुई थी। 1 मार्च 1640 में ब्रिटेन को मद्रास में व्यापार केंद्र खोलने की अनुमति मिली थी। 1 मार्च 1896 में वैज्ञानिक ऑनरी बेकरेल के एक प्रयोग के कारण रेडियोधर्मिता क्या होती है इसका पहली बार दुनिया को पता चला था। 1 मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा की थी। 1 मार्च 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना वित्तीय कामकाज शुरू किया था। और 1 मार्च 1983 में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली मैरी कॉम का जन्म हुआ था। 1 मार्च 1969 में नई दिल्ली और कोलकाता के बीच पहली राजधानी ट्रेन चलाई गई थी। और हिंदी सिनेमा जगत में सपनों के सौदागर के रूप में पहचाने जाते थे मनमोहन देसाई। इंटरनेट में नंबर 1 मनमोहन देसाई को अपनी पहली फिल्म में ही राज कपूर को निर्देशित करने का मौका मिला था। वो सबसे बड़े इंटरटेनर के रूप में जाने जाते थे। यहाँ तक कि नृत्य निर्देशन यानी कोरियोग्राफी भी उनकी खुद की हुआ करती थी। शुरुआत में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी बनी और सच्चा झूठा सुपरहिट हुई। और आज मनमोहन देसाई की पुण्य तिथि है। मनमोहन देसाई की खूबसूरत फिल्मों के कुछ यादों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। देश की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार।